मैं ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि कल से पूरे भारत देश में नॉनवेज खाना बंद हो जाए। ये तो हो नहीं पाएगा उनसे। That is not possible. है ना, वो अगर ये बोल देगा कि कल से गाय को काटना शुरू कर दो तो हम लोग खड़े रहेंगे। गाय को काटना महाराष्ट्र में बैन है ना, कहीं और पे हो सकता है कि शुरू है, तो वहाँ लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग तो विरोध करते हैं। कब कौन आके मारेगा, कब कौन हमारी जान ले लेगा, हमें नहीं पता, बट हम लोग जाते हैं लड़ने के लिए। वो मीडिया को नहीं दिखती है। काफी लोगों का था ईद पे बकरियां कटती है करके, और काफी सारे भाई लोग ऐसे भी है जो हमारे साथ में नहीं काटते हैं। देश बदल रहा है, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है। लोगों को ना सिर्फ दूसरा साइड दिखाना आता है, अच्छा साइड कभी दिखाते ही नहीं है। एनजीओ बनाने का थॉट कैसे आया और इसके लिए आपको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? काफी लोगों को पशुओं से बहुत तकलीफ है, स्पेशली डॉग से। जहाँ पे कोई भी जानवर, या मैं जानवर नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं बच्चे यूज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बच्चे हैं जो कि 4 पैर वाले बच्चे हैं। उनको अगर कोई जख्म हो जाता है, कोई मार लग जाता है, या किसी तरह की बीमारी होती है, और अपने चंद्रपुर में मेडिकल इट वाज लाइक जीरो इन द सेंस कि अगर आपको इंजेक्शंस भी देना रहा तो भी इट वाज लाइक नो बिग थिंग की मेडिसिन मिलेगा कहाँ पर। चंद्रपुर में जो प्यार फाउंडेशन है, इट्स पैटर्निटी एंड एनिमल रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, जो अपनी है, जहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, हर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। आने वाले जानवर को नहीं भूल के भी ऐसा रखा जाता है कि उनको लगता है कि उनके लिए जन्नत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गपशप विद निखिल, पावर्ड बाय देववानी। दोस्तों, ये पॉडकास्ट है जहां हम करेंगे कैजुअल बातें, थोड़ी सी मस्ती और जानेंगे इंस्पायरिंग स्टोरीज और कुछ सीक्रेट्स भी। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट देवेन जी, जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर ली है एनिमल्स के लिए और इनकी केयर करने के लिए। देवेन जी, कैसा लग रहा है सर आपको हमारे एपिसोड के गेस्ट बन के? लग रहा कैसा, ऐसा बोलने से अच्छा मैं ये कहूंगा कि मैं उस लायक बन गया हूँ आप लोगों के कारण। बिल्कुल सर, आप उस लायक हैं। और देवेन सर, मेरे को बताइए कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं, क्योंकि जब मैं सर्वे कर रहा था तो काफी सारे लोगों ने आपके काफी सारे नाम बताए। एक तो जो हम अभी आपको बुला रहे हैं देवेन जी, दूसरा आपको काफी सारे लोग पशुपतिनाथ भी बोल रहे हैं, और तीसरा बहुत सारे लोग आपको सर्किट भी बोल रहे थे। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अभी तो मुझे कुछ लोग हिटलर भी बुला रहे हैं। हाँ। यूजुअली ऐसा होता है कि जो फील्ड में मैं हूँ वो फील्ड ऐसा है कि काफी लोगों को ठीक लगता है, काफी लोगों को बुरा लगता है। काफी लोगों को पशुओं से बहुत तकलीफ है, स्पेशली डॉग से, किसी को गायों से। सो जब इनको न्याय देना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। मैं ऐसा था नहीं, तब देवेन था, और जब स्ट्रिक्ट रहना पड़ा तब फिर मैं हिटलर हूँ। तो तब आप हिटलर बन गए, सर्किट बन गए, और जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, जिनको एनिमल से प्यार है, उनके लिए आप पशुपतिनाथ। आपके बारे में कुछ आप बताइए कि जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो और जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखो, मैं तो एक्चुअली एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसको भगवान ने कहीं और से उठा के कहीं और पटक दिया, और बस उसका बताया हुआ कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ तो एक शेल्टर चला हुआ है, नॉर्मल सा शेल्टर, जहाँ पे कोई भी जानवर, या मैं जानवर नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं बच्चे यूज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बच्चे हैं। तो कोई भी बच्चे जो कि 4 पैर वाले बच्चे हैं, उनको अगर कोई जख्म हो जाता है, कोई मार लग जाता है, या किसी तरह की बीमारी होती है और उनको बचाना पड़ता है, तो हम लोग स्पॉट पे जाते हैं या रेस्क्यू करते हैं, उनको लेकर आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और रिहाब करते हैं। सो ये शेल्टर शुरू हुआ कुछ 5-6 साल पहले, और अब तो 7 साल हो रहे हैं। 7 साल में हमने बहुत तकलीफ देखे, बहुत तकलीफ, वो आप भी जानते हैं कि हमने कैसे तकलीफ देखे हैं। तो आज अच्छा लगता है कि जो हिटलर वर्ड यूज कर रहे हैं लोग, तो परफेक्ट इंसान को यूज कर रहे हैं। राइट। तो सर, मेरे को ये जानना है और हमारे व्यूअर्स को भी ये जानना है कि जैसे आपने बताया कि आज 7 साल हो गए आपको ये ऑर्गेनाइजेशन रन करते हुए, 7 साल पहले देवेन कहाँ था? 7 साल पहले देवेन कॉलेज में ऐसे पूरे बुक्स लेकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, पीएचडी के थीसिस रेडी करना, एंड मेरे खुद के जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सब करना, मेरे पेपर पब्लिश करना, एंड आई वाज वेरी स्टूडियस कि मैं 24 घंटा आपको बुक में दिखूंगा, और थोड़ा बहुत जो समय रहता हूँ पशुओं से, मैं इंसानों से बहुत दूर रहता था पहले से ही। सो 7 साल पहले मैं कॉलेज लाइफ में विद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एंड ऑल, मेरा थीसिस यहाँ अटका हुआ था। ओके, मतलब 7 साल पहले आप जॉब कर रहे थे एज अ प्रोफेसर कोई कॉलेज में? मेरे को बहुत इच्छा थी, मेरा बचपन से ऐसा शौक था कि मैं टीचर बनूं। जब मैं 10th में था तो मैं 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, जब 11th में था तो 11th के, 12th में था तो 12th के। तो ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैंने कई सारे बच्चों को मतलब पास करवाया, लेकिन हाँ, एक सीक्रेट है कि मेरे कारण कई सारे लोग पास हो गया, उन्हीं से भी मैं वसूल कर रहा हूँ सब चीजें। ओके, क्या बात है।
तो ये जैसे आपने बताया कि आप पशुओं से बहुत पहले से प्रेम करते हैं, आप बहुत पहले से उनसे आपका लगाव था, इंसानों से कम था। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ लाइफ में, ऐसी क्या बात आई कि आपको लगा कि नहीं अब ये सब छोड़ देना है और मुझे एक एनिमल्स के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है? देखो, ऐसे तो अगर मैं कहूँ तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आई वाज ऑन द वर्ज टू, लेकिन वो भगवान बोलता है ना कि कभी कभी उसको किसी और काम के लिए किसी को चुना रहता है, जी। तो उसने मुझे जाने नहीं दिया, पटका के वापस उठा के यहीं पे पटक दिया कि नहीं तेरा काम कुछ और है। सो इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए, लेकिन एक इंसिडेंट्स वैसे ही कुछ होने के बाद मैं चंद्रपुर आया था यू कॉलेज से, और आने के बाद मैंने एक जानवर को देखा था जहां पर उसको बहुत मार लगा हुआ था। एंड आई ट्राइड ईच एंड एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इट बी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड पीपल हु आर डूइंग फॉर दैट। मेरे को हर जगह से ऐसे आंसर्स मिले, तो फिर मुझे 2 मिनट लगा था कि मैं कि जी के फायदा क्या। तो वो एक ऐसा पिंक था, तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो करना है इनके लिए, है नहीं, वो ह्यूमंस के लिए सब कुछ है, नहीं बोल के भी बहुत कुछ है, तो लेकिन इनके लिए कुछ नहीं था। एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। बस वहां शुरू हो गया 7 साल का जर्नी। एनजीओ बनाने का थॉट कैसे आया और इसके लिए आपको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? सही बात अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता था, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मेरा कार्य शुरू कर रहा था, और मेरा एक ग्रुप ऑफ सर्कल, एक फ्रेंड्स बन गए थे, और उन फ्रेंड सर्कल से जैसे मैं जानवरों की हेल्प करना शुरू किया था, तो मेरे फ्रेंड्स थे पूना में, मुंबई में, बैंगलोर में, लंदन में, कनाडा में। सो मेरे ये पूरे फ्रेंड सर्कल से दे वर अ पॉइंट कि अगर हमको डोनेशंस देना होगा तो एक प्रॉपर तरीका रहना चाहिए, या ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। बस वो लीगलिटीज को एक तरह सॉल्व करना, एक तरफ जानवरों को करना, एक तरफ मेडिकल देखना। और अपने चंद्रपुर में उस समय में मेडिकल इट वाज लाइक जीरो। जीरो मीन जीरो, लिटरली जीरो। जीरो इन द सेंस कि अगर आपको इंजेक्शंस भी देना रहा तो भी इट वाज लाइक बिग थिंग कि मेडिसिन मिलेगा कहाँ पर। वी स्टार्टेड द शेल्टर फ्रॉम दैट पॉइंट। तो एक करके वो जब होते होते गया, तब मुझे लगा कि नहीं, आप हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज रहे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 साल की जर्नी, और आज चंद्रपुर में जो प्यार फाउंडेशन है, पैटर्निटी एंड एनिमल रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, जो अपनी है, प्यार फाउंडेशन अपना है, वो पूरे विदर्भ में, या मैं ये कहूँ कि पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 है, जहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, हर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। आने वाले जानवर को नहीं भूल के भी ऐसा रखा जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, उनके लिए जन्नत है। यही मेरी इच्छा थी और मैंने कर दिखा, बस। क्या बात है, इसके लिए तो हैट्स ऑफ टू यू है सर, कि आपने जो एक छोटे से रूम से लेकर इतना बड़ा हॉस्पिटल, आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने आज वहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और वो भी ऐसे इनके लिए जो बोल नहीं सकते हैं, जो अपना दर्द बता नहीं सकते हैं, उनके लिए आपने उनका दर्द समझा, और उनके लिए आपने ये हॉस्पिटल और केयर सेंटर, आपने जो आपने ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया है, उसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है इसके? पहले तो आपने जो मुझे हैट्स ऑफ टू यू कहा, मैं उसके पीछे आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। नो, इट्स नॉट मी, इट्स एक्चुअली नॉट मी, इट इज ऑल यू गाइस, इट इज गॉड हु इज सिटिंग अप। एंड कि जो चंद्रपुर की मॉब है, वो एक माइनॉरिटी मॉब रहती है, जिनको पशु बहुत पसंद है, बच्चे बहुत पसंद है, और इन जानवरों को बचाने के लिए हर हद पार कर लेते हैं। लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं जहाँ पे वो लोग रोते हैं, और उनके घर में कभी कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, वो जो मातम मनता है ना, जो इंसानों के गुजरने के बाद जो होता है, उससे ज्यादा ये बच्चे जो है ना, 4 पैर वाले बच्चे जब गुजर जाते हैं, तो वो जब जाता है ना, तो जो दुख रहता है ना, वो जो माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी के सपोर्ट ने ये कर दिखा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो भगवान ने माध्यम बनाया, मैं चलता रहा, और ये जो माइनॉरिटी लोग थे ना, जो मुझे वो मदद कर रहे थे, यही है वो सब कुछ रीजन। तो हैट्स ऑफ टू दोस गाइस। हैट्स ऑफ टू उनको भी जिन्होंने सबने आपको हेल्प की, सपोर्ट किया, और आप जरिया बने ये सब करने का। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन। तो वापस आते हैं कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है? पहले तो मुझे घर से भगा दिया लिटरली। तो आप घर पे नहीं रहते हैं? इसलिए मैं घर पे कम रहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी कॉल्स आ जाते हैं, कभी भी जाना पड़ता है। इट्स अनलाइक अपना ह्यूमन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, कि जहाँ पे एक पूरा प्रोटोकॉल बैठा हुआ है, जहाँ पे काफी सारे लोग से एंड गवर्नमेंट सिस्टम है। तो और मेडिकल सिस्टम अगर आप गवर्नमेंट का पकड़ो, नॉन गवर्नमेंट का पकड़ो, तो भी 24 घंटा कोई ना कोई रहता है, इंसान को समझ आती है। आए रात गए रात, कभी भी अगर सपोज कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जानवर का एक्सीडेंट कभी भी होता है,
कोई भी इंसान नहीं देख पाएगा, कोई पशु तो आता नहीं है कि मुझे हाथ पैर मार लगे। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो जानवर हमारे पास पहुंच जाते हैं अपने आप Right. कि ऐसा हो गया, ऐसा बहुत बार इंसिडेंट्स हुए भी हैं। तो कभी भी आना, और मैं रहना घुघुस में, तो मेरा सुबह 7 बजे निकलना, 6 बजे निकलना, रात के 11 बजे आना, 12 बजे आना। तो पहले ऐसा होता था कि मैं 9 बजे पहुंचता था घर, फिर कुछ समय बाद 10 बजे, फिर कुछ समय में 11 बजे, फिर कुछ समय 12 बजे, कुछ समय 1 बार, कुछ 2। अब मैं घर ही नहीं जाता हूँ। तो ऐसा हाल यही रहना है अब यही रहना है शेल्टर पर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? मिशन, विजन एंड एवरीथिंग कम्स ओनली एट वन पॉइंट: पशु रक्षणाय सदैव तत्पर। सो पशु रक्षणाय सदैव तत्पर मतलब 24 घंटा तत्पर रहो। और हाँ, हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं, बट वही पशुओं के लिए जिनको हमारी जरूरत है। लोगों ने अभी ऐसा भी फायदा उठाना शुरू किया है कि उनके घर के पेट्स लाके छोड़ देना, या घर के दूर पे लाके बांध के भाग जाना। ऐसा बहुत जगह पे हो जाता है कि छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको लाके छोड़ के चले जाना। ये सब भी प्रॉब्लम्स हमको बहुत फेस करना पड़ता है। तो होता कैसा ना, इट्स अ हॉस्पिटल। तो एक इंसान के इधर पे कम से कम 10 बेड या 100 बेड या 150 बेड ऐसे रहते हैं। शेल्टर पे हम लोग ये नियम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कब कौन आने वाला है किसी को नहीं पता। हम लोग को भी 11th आवर पे पता चलता है कि अब कॉल आया, अब लाना है। अगर हमने किसी को मना किया कि नहीं, इसे रखने की जरूरत नहीं है और ये रास्ते पे ही पल जाएगा क्योंकि उसका जीवन सिद्ध अधिकार है, जहाँ पैदा हुआ वहां रहना है, तो हम लोग गलत, मैं हिटलर। और अगर सपोज हम लोग बचाने के लिए अंदर तक लेकर आए, सो इट्स अ डिफरेंट रूल। तो एनजीओ का विजन ही ये है और मिशन ही ये है कि कोई भी पशु मेरे दरवाजे को क्रॉस करके अंदर में आए तो उसको एक नया जिंदगी दो, बस। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक जानवर का या एक कोई किसी का भी एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो कहीं पे भी रह सकता है। तो अभी अभी फिलहाल में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे जो भी स्ट्रीट एनिमल्स थे, सारे जो स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको उठा के गांव के बाहर कोई शेल्टर में डाल दिया या क्या कर दिया, वो तो किसे नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, ये किस हद तक सही है, या ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही बोल सकता हूँ मैं इस चीज पर, क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल सा चीज बोलना है। जो शेल्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट ने अब तक कुछ किया ही नहीं उनके लिए, वो सडनली 8 हफ्तों में या एक पर्टिकुलर टाइम में कहाँ लेके जाके छोड़ेंगे। हमें शेल्टर बनाने के लिए 7 साल लग गए, 7 साल, जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट 1500 ही पशु है। 1500 पशु में भी जैसे एक घर पे 7 बच्चे, मतलब 7 लोग रहते हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 पीपल, राइट? एटलीस्ट 7 पीपल या 5 पीपल। हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में कोई ना कोई बीमार होता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हॉस्पिटल जाओ, लाओ, ये सब करो। और हम ह्यूमंस को पता है कि हम लोगों का मतलब अपना घर में अपन कैसे साफ रखना, कैसे रहना। एक डॉग शेल्टर या एक गौशाला, क्योंकि अपना प्यार फाउंडेशन में सभी है। गाय है, बैल है, बकरी है, मुर्गी है, कुत्ता है, बिल्ली है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में एकमात्र शेल्टर होगा जहाँ पे अपने प्यारा सा वो सुअर भी है। उसका जब नरूटो नाम है ना, नरूटो बोले तो वो बहुत प्यार से आता है। सो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स। तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली एक पॉन्ड में, एक शेल्टर में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। कब किसको बीमारी हो गया, और कोई यहाँ पॉटी कर देगा, कोई वहां पॉटी कर देगा। हम लोग प्यार से करते हैं, और जब प्यार इन्वॉल्व होता है तो वो आराम से हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट करेगी तो लगता है आपको वो प्यार वाले लोग वहां आएंगे, तो कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया, कुत्ते ने वहां पॉटी कर, कब तक साफ करते बैठेंगे? और सही में आपको लगता है कि एक पॉन्ड में कम से कम उन्होंने 200-300 कुत्ते डाल दिए, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या उनको पेट भर के खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो गलत तो हो रहा है। अच्छा, इतने सारे डॉग्स एक जगह पे है तो आपको नहीं लगता कि कुछ बीमारी फैल सकती? बेटा ऑब्वियस हो सकती है। एक कुत्ते को कुछ बीमारी हो गई, कितना भी आप वैक्सीनेशन करो, कितना भी कुछ करो, सपोज अगर एक डॉग को कुछ भी बीमारी हुई, अगर वो सबको फैल गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन? गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि सारे पशुओं को मार डालो, तो ये एक अलग तरीके से बोलने का तरीका हुआ कि हाँ शेल्टर पॉइंट्स में डाल दो। बट देखो ऊपर बैठा है ना वो पशुपतिनाथ, वो ये सब चीज नहीं होने देगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। उसने इतने बना के रखे हैं भारत देश में कि उन पशुओं को बचाने के लिए तो है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि डॉग्स को शेल्टर पॉन्ड्स बना रहे हैं तो डॉग लवर्स उठ के आ रहे हैं। तो जब गाय को प्रॉब्लम होता है क्यों नहीं आते? जब बकरी को प्रॉब्लम क्यों आते हैं? हम लोग आते हैं। बिल्कुल, मैं अभी वही पूछने वाला था कि क्योंकि इसके बाद मेरा वही क्वेश्चन था कि अभी सब लोग जैसे वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे हम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए,
डॉग्स को जहाँ है उनको नहीं उठा के कहीं और डालना चाहिए, जो जो जहाँ है। अगर हाँ कोई डॉग से प्रॉब्लम है, अगर कोई डॉग को बीमारी हो गई है या वो काट रहा है, तो उस स्पेशल डॉग को उठा के आप उनका ट्रीटमेंट कराओ या उनको शेल्टर में डालो। वेरी ट्रू। ये इट इज नॉट कि आप सारे के सारे डॉग्स को उठा के डाल दो जैसे गवर्नमेंट ने अभी बताया है। तो मेरा उसके बाद ये क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग फिर अभी उठ के आ रहे हैं कि जब गाय स्लॉटर हाउस में जाती है या जब गाय के साथ ऐसा कुछ होता है या बकरी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो तब आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग खड़े रहते हैं। हाँ, वो तो दिखता नहीं है उन लोगों को। हाँ, तो आज ये दिख रहा है कि हाँ आज दिख रहा है इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाला है जी। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि आप बकरी खाना बंद कर दो, नहीं दे सकता। मैं ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि कल से पूरे भारत देश में नॉनवेज खाना बंद हो जाए। ये तो हो नहीं पाएगा उनसे, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। वो अगर ये बोल देगा कि कल से गाय को काटना शुरू कर दो तो हम लोग खड़े रहेंगे। गाय को काटना महाराष्ट्र में बैन है ना, कहीं और पे हो सकता है कि शुरू है, तो वहां लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग तो विरोध करते हैं। अभी एक गाड़ी पकड़ने के लिए हमारी जान खतरे में रहती है कि कब कौन आके मारेगा, कब कौन हमारी जान ले लेगा, हमें नहीं पता। बट हम लोग जाते हैं लड़ने के लिए, वो मीडिया को नहीं दिखती है। अच्छा, बकरियों के लिए जब वो लोग काफी लोगों का था ईद पे बकरियां कटती है करके, देखिए ये एक धर्म तरीके से उन लोगों को परमिशन दिया गया कि आप काटो, बराबर है। अगर वो परमिशन नहीं दिया होता तो हम लोग लड़ लेते थे, हम लोग अभी भी लड़ते हैं। और काफी सारे भाई लोग ऐसे भी है जो हमारे साथ में है, नहीं काटते हैं। देश बदल रहा है, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, लोग बहुत अच्छे से ईद मनाते हैं। लोगों को ना सिर्फ दूसरा साइड दिखाना आता है, अच्छा साइड कभी दिखाते ही नहीं है, प्रॉब्लम वो है। राइट सर, सबसे इतना आपने अभी तक 7 साल, जैसे आपने बताया 7 साल में आपने 700 रेस्क्यू या 1500 रेस्क्यू कर लिए होंगे। ऐसा कोई एक रेस्क्यू जो आप कभी भूल नहीं सकते? हमने 1 लाख के ऊपर रेस्क्यूज किए पूरे 7 साल में। ये ऑन रिकॉर्डेड है, 1 लाख के ऊपर। क्या बात है। बस इतना प्रॉब्लम होता है कि हम लोग इतने इन्वॉल्व रहते हैं रेस्क्यूज में, रिहाब में, कि हम लोग दिखा नहीं पाते। हमारा सोशल मीडिया भी हैंडल जो है वो भी वॉलंटरिंगली होता है, सो हम लोग दिखा नहीं पाते। अगर हमने दिखाना शुरू किया तो आप समझो कि हम लोग दिन में कम से कम नहीं 30 40 रेस्क्यूज करते हैं, तो बट ऑब्वियस है। और ये सारे रेस्क्यूज में से बहुत सारे रेस्क्यूज है जो यादगार रहते हैं। जैसे यूपी वाला रेस्क्यू हुआ जहाँ पे वो आवतू को पेट में ये सलिया गड़ा दिया गया था, वो पूरा सलाख लेके पूरा घूम रहा था यूपी में, एंड योगी जी की सरकार में। सो बोला ना मैंने, वो पशुपतिनाथ बैठे हैं, कहीं ना कैसे वो बचाने के लिए जरूर भेजता है। तो क्या थी उसके पीछे स्टोरी, मतलब क्या हुआ था? तभी तो जेब में 1 रुपया नहीं था, लिटरली 1 रुपया नहीं था। एंड किसी का मैसेज आया था कि आप इसको बचा सकते हैं, और मैं कभी नहीं मुझे अगर लगा कि ये पशु को जरूरत है। अब लोग ये कहेंगे कि इसको कैसे लगेगा कि जरूरत है, ये नहीं है। वो भाई एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है कि भाई इसको जरूरत है या नहीं है। अगर कोई रास्ते पे डॉग है जो पतला सुकड़ा सा, तो मैं बट ऑब्वियसली बोलूंगा कि उनको अच्छा खाना दो। और कोई ऐसा डॉग होगा जिसका पैर कटा हुआ है, तो मैं बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लूंगा ये बोलने के लिए कि आप लेकर आ जाओ या मैं टीम भेज दूं। मेरी टीम नहीं होगी तो मैं उनको बोल देता हूँ कि ला देने के लिए, बिकॉज हम लोग मिलके कर रहे हैं काम। अकेला मैंने ही ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही करूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग मिलके करें और तब बढ़ेगा। सो मैंने हाँ तो बोल दिया। अब यूपी कैसे जाए? अच्छा, वहां से लोगों का आप आने तक ये कुत्ता बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, अब फिर मेरा भी सोचना था, मैं यहाँ से लोगों को भेजूंगा और अगर सपोज वहां पे कुत्ता अगर गुजर गया तो इट वॉज लाइक बिग थिंग कि हम लोग करें या नहीं करें। बट लेकिन वो मन से था ना कि अगर मैं नहीं भेजूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तो धोखा दे रहा हूँ कि मैंने अपने आप को जो कसम खा के रखा कि मैं हर पशु की जान बचाऊंगा, कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं किया। तो हमने टीम भेजा। आप हंसो की टीम कैसे भेजा? मोहन रेड्डी सर करके रहे हो, मेरे बहुत पहचान के हैं, तो उन्होंने मुझे फ्लाइट बुक करने के लिए पैसे दिए कि फ्लाइट से चले जाना तो जल्दी पहुंच जाओगे, फ्लाइट से जाएंगे तो हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स ले नहीं जा पाएंगे आप उसको पकड़ने के लिए। और वो डॉग करीबन 1.5-2 महीने से मिल नहीं रहा, उसके पूरे इल्लियां गिर रहे थे। वो रोड पे जा रहा था, दिन भर में दिखता नहीं क्योंकि धूप रहती थी। शाम में बाहर निकल गया, कुछ ठंडा रहता था, कुछ खा लेता था बेचारा, तो उसलिए आता। लेकिन दूर लोग पत्थर फिकर मार देते थे। मैंने टीम यहाँ से भेजा। आप यकीन नहीं मानो, आज सुबह टीम लैंड की वहां पर, शाम को 7:30 बजे, मतलब 15 मिनट पहले वो लोग निकले, 7 बजे निकले, 7:15 में उन्होंने डॉग पकड़ा। 15 मिनट्स में रेस्क्यू, 15 मिनट में रेस्क्यू हो गया। वहां की सरकार जो लोग थे वो काफी लोग एकदम आश्चर्य हो गए थे कि कैसे मिला। सब उसका खेल है। फिर वहां से यहाँ तक आने तक का सफर, मतलब वो डॉग को कैसे लाए? ऑफ कोर्स सी बात है, वापस तो आप फ्लाइट में नहीं लाए होंगे। आप हंसोगे। देखो, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी पैसा नहीं था जेब में, सब खेल वो खेल रहा है। तो हुआ ऐसा था कि वो लोग वहां गए डॉग को ये, लेकिन वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर वो जो सलिया है वो काटने के लिए रेडी नहीं था। कि टीम महाराष्ट्र से यूपी आई, उन्होंने डॉग कैच किया,
अगर ये डॉग को कुछ हो गया तो बवाल मच जाएगा। मेरा एक ही कहना था कि हम लोग ट्राई करते हैं, बचा बचा नहीं बचा वो तो ऊपर वाले के हाथ में। डॉग को हम लोग ने, आप पता है वो जो सलिया रहता है ना, वो जो अपना आरी काटने वो मशीन रहता है ना, जिससे अपन ग्राइंडर बोलते हैं, जिससे अपन रॉड काटते हैं, वो मशीन हमने लोकल पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया कि दादी, वहां की पुलिस मैं तो बोलूं बहुत अच्छी है, इतना सपोर्ट किया पूछो मत। तो उन्होंने वो ला के दिया, उससे हमने वो सलिया काटा। हम लोग यहाँ से बैठे मोबाइल में बता रहे थे, वहां से वो लोग काट रहे थे, वो पूरा निकाल दिया, फिर पट्टी बांधा उनको, पट्टी बांध के फिर एक्सरे निकाला। टेंशन इस बात का था कि अगर सपोज वो छाती से गई हुई तो शायद डॉग नहीं बचता था, ये कंफर्म है क्योंकि छाती से गई। लेकिन एक जगह था कि छाती से अगर गई तो इतना समय बचता भी नहीं था। हाँ। तो छाती के ऊपर से क्रॉस करके निकला था। ओके। वो एक्सरे में निकला। एक्सरे कैसे निकला, कोई वहां पर ये नहीं था। बाकी पुलिस प्रशासन ने किसी ह्यूमन डॉक्टर के यहाँ पे लेके गया डॉग, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसका एक्सरे निकालो, और फिर एक्सरे निकला। तो कितना सपोर्टिव था यूपी पुलिस। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने उतना हेल्प किया। फिर दूसरे दिन वो डॉग को वहां पे रखने के लिए आसपास के एनजीओ में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं है, और हो सकता है क्योंकि सब एनजीओ के अलग अलग ये रहते हैं। सो फिर उसको वहां छोड़ना मतलब फिर से एक टेंशन, बच्चा हाथ में आया, मैं कैसे उसको वहां छोड़ दूं, पूरा तो ठीक हो जाए। वहां से हमने कार किया, और कार में वो बाकायदा यूपी से महाराष्ट्र आया, और महाराष्ट्र में आने के बाद वो जो हमारा 2-3 दिन का टाइम था उसको समझने के लिए, तब हमको समझा कि बदमाश यही था। इतना बदमाश था, उसने हमारे 4-5 केजेस तोड़ दिए, पर उसको ये था कि वो बंद के नहीं रहे, मतलब वो एक केज में था, उसको पसंद नहीं। अब सोचो एक डॉग को केज में रहना पसंद नहीं, हमने इतना महंगा वाला केज बनवा के उसको उसमें रखा, उसको नहीं पसंद, तो सुप्रीम कोर्ट जो शेल्टर में डालेंगे वहां कुत्ते कैसे रहेंगे, ये तो क्वेश्चनेबल पॉइंट है मेरे लिए। तो वो डॉग वहां पे रहता ना, फिर 3-4 दिन में हमको समझ में आ गया कि इसको अंदर नहीं रहना, बाहर रहना। उसको हमने छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, हमारे गोल गोल ही घूमता था। बस उसने एक नई जिंदगी ली। तो वो यूपी से आया महाराष्ट्र में, उसका नाम पड़ा अवतार सिंह पाची, क्योंकि उसने एक नया अवतार लिया। आज भी वो अवतू वैसा ही है, मैं अवतू बुलाता हूँ, वो आता है, क्या बात, बहुत प्यार से रहता है। सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है रेस्क्यू करने के लिए? लोगों की मेंटालिटी, इट्स अ बिग चैलेंज। चैलेंज इन द सेंस, अगर सपोज पशु को सही में जरूरत है तो हम लोग पहुंचते हैं, नहीं अगर पहुंच पाए तो आप बहुत बुरे बन गए, बहुत बुरे। मतलब यहाँ तक कि लोग आपको आपका कैरेक्टर भी नहीं छोड़ेंगे, आपके कैरेक्टर पे आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आपके माँ बाप पे आ जाएंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। तो और लोगों का एक दूसरा मेंटालिटी ऐसा भी है कि आप अगर सपोज पड़े हुए हैं तो उनको बहुत खुशी, पर अगर आप थोड़े से भी उठ रहे हो तो उनको वो सहन नहीं होता। आज 7 साल बाद मैंने, मतलब ऐसा 5 साल पहले कोरोना के ड्यूरेशन पे किसी ने मुझे पूछा था कि आप आने वाले फ्यूचर्स में कहाँ रहना चाहोगे, तो मैंने ये कहा था कि मैं एक ऐसा शेल्टर बनाना चाहूंगा जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आए तो ये बोले कि भाई घर से भी सुंदर है। और मेरी वो इच्छा थी कि मैं वैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो गाय है, जो अपनी माँ है, वो बहुत प्यारे से जगह पर है, और वो डॉग्स हैं, वो एक बहुत जगह पर है, उनका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हो, उनके लिए हर एक वो फैसिलिटीज मिले। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो करूं, आज मैंने वो कर दिखाया। लेकिन आज वो किसी किसी लोगों को सहन नहीं होता है, डिफरेंट पॉइंट। तो रेस्क्यूज में यही की अवेलेबिलिटीज, व्हीकल्स का अवेलेबिलिटी, रेस्क्यू में वो उसकी मानसिकता है कि नहीं, इट्स अ बिग चैलेंज। बट हाँ, अब हम लोग कर लेते हैं। ये सेम सपना मेरा भी था जब मैं आपके साथ जुड़ा था, तब मैं स्टार्टिंग से ये मैं आप भूल रहे हो कि ये सब डांट आप ही मुझे लगाते थे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों। मैं सोचता था कि ऐसे कैसे कर दूं एक सेकंड में, लेकिन आज कर दिखाया। बस सब आप लोग हैं पीछे जो स्टार्टिंग में ऐसा तो होता था कि हमारे पास तो अपने पास एक ही रूम था, छोटा सा एक रूम था जहाँ हम एनिमल्स को रेस्क्यू करके, जिसमें लगभग 40 डॉग्स रहते थे, जिसमें 40 डॉग्स रहते थे, इतने से शेल्टर पे। तो वहां पे जब हम सलाइंस लगाते थे तो वो एक ही उसमें हम लोग उसको वो करते थे, यूज करते, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ना फंड्स थे, ना कुछ आता था, ना कुछ भी होता था, तो हमको वो यूज करना पड़ता था। तो मैं वो टाइम में बहुत गुस्सा करता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आपने पीरियड ऑफ टाइम में आके सब कुछ चेंज कर लिया। आज मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है कि आज एक प्यार फाउंडेशन एक रूम से लेकर जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके पहले आप याद करो, हम लोग गवर्नमेंट में वो 4x4 के रूम में रहते थे, 2 गाय, वहां से हमको पकड़ के भगा दिया गया था कि यहाँ मत रहो करके। वो सब मेमोरी भी से है। एक और रेस्क्यू के बारे में बताऊंगा कि जैसे अभी लोगों ने कहा कि डॉग्स को रेबीज हुए तो बच्चे को काट दिया, बच्चा मर गया करके। सेम एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि 2 दिन पहले एक गाय ने एक लेडी को मार डाला।
उसको रेबीज डिटेक्ट हुआ, मतलब डिटेक्ट मतलब रेबीज ही था, और वो रेबीज था करके उन्होंने बोला, और वो गई, उसने एक लेडी को मारा, उसका पूरा पेट ऐसा फट गया, उसके 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चों को भी मारा। वो लेडी की तो जगह पे जान चले गई थी, एंड दोनों बच्चे आईसीयू में थे एडमिट, ऐसा पता चला। हम लोग को गाय के रेस्क्यू करने के लिए गए थे। सोचो कितना डेंजरस चीज है कि मतलब एक जानवर को रेबीज होना इज वेरी डेंजरस, एंड उस पे भी कि अगर सपोज वो हमें उसको रेस्क्यू करना है, देखो डॉग रहा तो हम लोग कैच कर लेते हैं, इट्स अ इजी थिंग, नॉट अ बिग डील फॉर अस, बट ऑन द काउंटर पार्ट अगर वो गाय है, इट्स अ बिग एनिमल, राइट, और वो इतनी तगड़ी, और वो ऐसा अगर अटैक करे तो गाड़ी वो पचका दे, तो वहां पे हमारी जान में कितनी खतरा है। तो ऐसे रेस्क्यूज एक मेमोरेबल रेस्क्यूज रहते हैं जहाँ पे हम लोग को गाय को बेहोश करना पड़ेगा दूर से, इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर भी वो करो, क्योंकि अगर वो गाय छूटी तो पता नहीं किसने उन लोगों की जान ले ले। यू नो, आज वो एक लेडी थी और वो 50 साल के ऊपर थी तो इतना हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अगर वही छोटा बच्चा होता था तो बहुत कुछ हो जाता। तो ये ऐसे कुछ रेस्क्यूज रहते हैं जो हम लोगों को लगते हैं कि नहीं, हम लोगों को प्रॉपरली करना चाहिए। कुएं में एक बार गिर गया था, छोटा सा सुअर गिर गया था बच्चा, सो वो बच्चा गिर गया था, उसको इतना चिल्लाने का आवाज आ रहा था, हम लोग रेस्क्यू कर रहे, लोग हमें उतरने नहीं दे रहे थे, बोलते बच्चा है ना, जान दो ना, क्या होता ना, मर जाएगा, उधर रह जाएगा ना, और अपनी जान ऐसे कि नहीं अपनी को बचाना है, इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोग रस्सी वस्सी लगा के उतर जाते हैं, निकाल देते, सब कुछ करते हैं। अल्टीमेटली गोल यही है कि जानवर को भी बचाना है और उसके कारण इंसान को भी बचाना है, राइट, इट्स अ बेसिक थिंग। जानवरों का रेस्क्यू हो रहा है तो इंसान खुश है। तो वही ना सर, इसमें जानवर की तो कोई गलती नहीं है कि अगर उसे कुछ बीमारी होती है या उन्हें कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जिसके वजह से इंसानों को हर्ट हो रहा है, तो जैसे ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि रेबीज के वजह से डॉग्स काट रहे हैं या डॉग्स भाग रहे हैं, उसकी वजह से इंसान मर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है कि ह्यूमैनिटी को पहले रखा जाता है, ह्यूमंस को उसके बाद ही सेकेंडरी ऑप्शन में ही जानवरों को रखा जाता है, विच इज ओके, विच इज नॉट, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, बट इसमें जानवर की भी क्या गलती है? अगर एक जानवर को रेबीज हो जाता है तो वो तो नहीं कर रहा है ना, उसका माइंड तो नहीं बोल रहा है करने के लिए। या गाय को जैसे आपने बताया अभी कि उसको रेबीज हो गया तो उसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, उसको वो डिजीज हो गई। तो वैसे ही इंसान भी, तो ऐसे कोई इंसान अगर पागल हो जाता है या कोई इंसान को ऐसी डिजीज हो जाती है जो अपने आप में नहीं रहता है, तो वो भी तो पत्थर उठा के मारता है, बट उसमें ये तो नहीं होता है ना कि उसको मार डालो या उसको उसका ट्रीटमेंट करा जाता है ना। यहाँ पे गलती गवर्नमेंट की, मैं बताता क्यों। गाय को रेबीज हो रहा है, डॉग्स को रेबीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही? अभी जैसे अपनी यहाँ के महानगर पालिका, इट्स गुड, वो ऑपरेशंस कराती है, अच्छे से कराती, लेकिन यही अगर यहाँ से आप दूसरे जगह और पूरे ऑपरेशंस फ्रॉड होते हैं मैक्सिमम जगह पे। चंद्रपुर महानगर में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फ्रॉड होने नहीं दूंगा, मैं इतना मैंने ठान के रखा है, मैं होने नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं देता हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, मैं होने भी नहीं देता वो चीज। इसलिए अपने यहाँ के ऑपरेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बट यही चीज अगर लार्ज स्केल पे किया जाए, जैसे ग्राम पंचायत हुए, यू नो, और आप बोलो कि नगर परिषद हुए, इनको अगर वो फंड्स एलोकेट हो रहा है ह्यूमंस के लिए, तो बट ऑब्वियसली अगर वो जानवरों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा देते हैं पीरियडिकली, वो होगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं। अब हम लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो हम लोग कभी अगर ये देख ले कि अगर कोई कुत्ते को खुजली की बीमारी वगैरह, हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि इनको कुछ तकलीफ आने नहीं देना, इनको तकलीफ नहीं आने दे तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। ऑफ कोर्स जैसे ह्यूमंस के लिए वो पोलियो ड्राइव्स चलते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स के लिए भी ड्राइव्स चलना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, एवरी ईयर ये होना चाहिए कि जितने भी एनिमल्स हैं स्ट्रीट पे, तो उन सब स्ट्रीट्स पे उनको वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। यस, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए, ये सब भगवान का खेल होगा, हाँ, कि कोई ना कोई रास्ता बराबर निकल जाए, हो सकता है, और शायद वही रास्ता निकल रहा है, हो सकता है, एग्जैक्टली, पॉसिबली हो सकता है, पता नहीं आगे क्या होता है, देखते हैं। तो सर हम लोग जैसे जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स नहीं हैं, वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, अभी हर एक इंसान जो है वो अपने लाइफ में बिजी है, अपना टाइम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी है। अदर देन दैट वो कैसे कंट्रीब्यूट करे आपके साथ, मतलब वो कैसे हिस्सा बन सकता है प्यार फाउंडेशन का? देखो 7 साल के ड्यूरेशन में मैं भी एक मेंबर था, अब मैं मेंबर नहीं हूँ। अब ऐसा है कि शेल्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इटसेल्फ, मतलब हर एक व्यक्ति जो वहां पे काम कर रहा है उसका शेल्टर है और वो करेगा। जो लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं जब तक था तो मेरे सब लोग, आप लोग थे जो सब सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग यू नो शेल्टर के आसपास रहते हैं या शेल्टर के से कनेक्टेड है या शेल्टर से कनेक्टेड नहीं भी है, अगर उन्होंने कहीं पर कोई पशु देखा है जो बीमार है और सीरियसली बीमार हो, क्योंकि शेल्टर को पता चलता है कि बीमार है या नहीं है, सो उसके लिए रिपोर्ट करें।
अगर हम लोग अवेलेबल नहीं है, महानगर पालिका को बोलिए। महानगर पालिका अगर सपोज उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वो पशुओं की रक्षा करे, और अगर सपोज वो अवेलेबल नहीं है, हम लोग अवेलेबल नहीं, तो वो कोशिश करे ला के दे। बट अल्टीमेट गोल हर एक व्यक्ति का यही रहना चाहिए कि वो पशु की रक्षा हो या जान बचाए। ईगो थोड़ा सा बाजू में डाल देते हैं हम, और अगर हम लोग सोच रहे हैं जानवरों के बारे में, तो बस उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एक कदम आगे डाल, बाकी तो ऊपर वाला करवा लेगा। तो आपके सामने लाइव है, कंट्रीब्यूशन चाहिए कि लोगों ने बस। तो आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जिसमें ह्यूमंस की मेंटालिटी चेंज हो, जो जैसे ना अभी बचपन से मैंने देखा है कि बहुत सारे जैसे बच्चा अगर रहता है साथ में और अगर डॉग रहता है सामने, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, डॉग को हट हट करते हैं। कभी पेरेंट ये नहीं सिखाता है कि इसको भी प्यार करो, या उसको सामने लाके उसको थोड़ा सा प्यार करेंगे, उनको ये सिखाएंगे कि नहीं ये भी चीज होती है। कि बचपन से ही अगर बच्चों को, किड्स को अगर ये सिखाया जाए कि डॉग दिख रहा है या कोई जानवर दिख रहा है तो उसको हट हट करना है, बराबर, तो बच्चे वही करते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें, अवेयरनेस ऐसा फैलाएं कि नहीं ये भी चीज होती है। ये तो बेस्ट पॉइंट बोला। मैं तो बोलूंगा ये पॉडकास्ट के थ्रू ही हम लोग एक अवेयरनेस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हाँ एक अवेयरनेस तो हो, और ये अवेयरनेस में वो भी भाग ले और हमें बुलाए, या वो अवेयरनेस कैंप्स अरेंज करे जहाँ पे मैं हर तरीके से बता सकूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा चीज, जैसे हम लोग बोले ना कि पेरेंट्स लोग बच्चे को जो सिखाना चाहिए, जैनिज्म में बहुत है कि वो चाहे कोई भी पशु दिखे या कुछ भी हो, सबसे पहले तो ऐसा हाथ जोड़ने लगाते हैं बच्चों से, वही संस्कार। और आप हंसोगे कि मेरे यहाँ पे ऐसा 1 साल के 2 साल के बच्चों को लाके छोड़ के चले जाते वो लोग कि नहीं वो सीख लेगा, वो हमारे खून में ही है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति धर्म को जोड़ के अगर पकड़े तो हर धर्म में इनकी रक्षा करना लिखा हुआ है, हर धर्म में। तो बस वही उनको सिखाए, और अगर प्यार की भाषा शुरू की तो प्यार ही प्यार को बदल सकता है, और प्यार फाउंडेशन इसीलिए खड़ा है। जी सर, अगर किसको अडॉप्ट करना है कोई एनिमल, उसकी क्या प्रोसेस? बहुत सिंपल है, आप आओ, कोई भी बच्चा पसंद करो और लेके जाओ। बस एक ही नुक्सा यहाँ पर, मतलब मुझे लगता है कि सब लोग आते हैं सुंदरता देखकर कि नहीं ब्रीड डॉग चाहिए, ब्रीड कैट चाहिए, और ब्रीड डॉग में लैब्राडोर चाहिए, जर्मन शेफर्ड चाहिए। अगर हम लोग ने बोला कि नहीं ये यहाँ नहीं मिलते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि आप कहीं से जुगाड़ करके लाओ, या आप ऐसा कहीं देखो जहाँ किसी के घर में अगर पल नहीं रहा होगा तो हमारे लाके दो। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम भारतीय हैं, और हम भारतीय होकर अगर हमने एक भी अगर पेट अडॉप्ट करना शुरू किया तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना रास्ते पे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। या एडॉप्शंस पे अगर सपोज कभी ऐसे भी जानवर हमारे पास में आते हैं जो लिटरली लोगों के पास में रहते हैं, लेकिन अगर फैमिली की डेथ हो गई है, या अगर पूरी की पूरी फैमिली कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, जैसे कोरोना के ड्यूरेशन में पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, वो बच्चे को लाना पड़ता है क्योंकि इसका कोई और नहीं, हम ही है। तो वहां मैं नहीं बोलूंगा, और वो एडॉप्शंस में दे दूंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ब्रीड डॉग ही चाहिए, तो फिर तो ये गलत है। हाँ, सबका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। अगर आपको पालना है तो आप बिल्कुल पालिए, तो मैं चाहूंगा कि साथ में एक देसी वाला भी पालिए बस। स्टेरी एनिमल्स के लिए ह्यूमंस के अंदर क्या मिसकंसेप्शन है, जो ये सब, जैसे अभी आपने बताया कि काफी सारे लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं मुझे ये बिल्ली नहीं चाहिए, मुझे पर्शियन कैट ही चाहिए, या मुझे ये कुत्ता नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो ये क्या मिसकंसेप्शन है, क्यों हुआ है ऐसा, कहाँ से शुरुआत हुई? इंसानों का माइंडसेट, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जैसे बिल्ली लेने आते हैं तो स्पेसिफिकली बोलते नहीं काली बिल्ली चाहिए। कोई आता है बोलते नहीं हमको काली बिल्ली नहीं चाहिए। कोई आता है हमें बोलते काला कुत्ता चाहिए। कोई आता है बोलते नहीं काला छोड़ के बाकी कुछ भी चलेगा। लोगों का मेंटालिटी है कि उनको किस लिए चाहिए। तो हम लोग हर चीज में पॉजिटिव ही देखते हैं। किसी को अगर ब्लैक चाहिए तो हम लोग यही देखते कि एटलीस्ट को घर मिल जाए। कोई बोलता है कि नहीं बिल्ली चाहिए तो हम लोग कोशिश करते कि बिल्ली मिल जाए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर देयर बिलीव इज, हम लोग यही सोचते कि घर मिल जाए। और जब घर मिलेगा तो हम लोग ये जरूर देखते कि वो पालने वाला रहे बस। ऐसा नहीं कि 2 दिन का मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया फिर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वापस छोड़ दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स चेंज किए उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल रखा कि अडॉप्ट अगर कोई कर रहा होगा तो वो स्ट्रिक्टली अडॉप्शन रूल्स फॉलो करे। और वो अडॉप्शन के रूल्स उन्होंने स्पेसिफिकली बनाने वाले कि वो बच्चा वापस रास्ते पे ना जाए। तो अडॉप्ट कर रहे हो तो सोच समझ के आके अडॉप्ट करो। आप ले रहे हो डॉग तो सोच समझ के लो, या गाय कुत्ता बिल्ली कुछ भी। सर अगर बच्चा पैदा हो रहा है घर में, फिर अगर वो काला है तो ऐसा तो नहीं कि उसको गोरा बना देंगे, वो तो जैसा उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। काले को गोरा जरूर बना सकते हैं लेकिन कुत्ते को लेकर अगर रास्ते पे छोड़ना ये गलत हो जाए। मतलब बच्चा पैदा हो गया
और वही पैदा ना। होने के बाद आप बोलोगे अब मुझे नहीं अब चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है। गलत है। हाँ एग्जैक्टली। सर, जैसे आपको सर्किट बोला गया है, मेरे को अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है कि सर्किट क्यों बोल रहे हैं आपको। सर्किट, इसके पहले मेरा मतलब 7 साल की जो जर्नी है ना, ये मैं बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि सर्किट हो या हिटलर हो या वो एरोगेंट पर्सन हो या वो एक ऐसा खोपड़ी सनका वाला इंसान बोलते हैं। 7 साल पहले मैं एक ऐसा इंसान था जो बस नीचे मुंडी करके जाएगा, अपना काम करेगा, चुपचाप आएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो या एंगेज करना हो, सब लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। बट यहाँ जब आया, मेरे को एक ही चीज है कि मेरे को किसी का दुख सहन नहीं होता, और दूसरी चीज है कि मैं प्रॉब्लम्स पे बिलीव नहीं करता। प्रॉब्लम्स को पकड़ के रोता नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशंस निकालने पे बहुत बिलीव करता हूँ। अगर ये सॉल्यूशन है, मतलब प्रॉब्लम आया तो उसका ये सॉल्यूशन निकाल दो, सॉल्यूशंस पे बहुत बिलीव करता हूँ। जब बात आती है क्रुएलिटी जानवरों के ऊपर में, एक सिंपल सा अगर मैं आपको क्रुएलिटी बोल दूं तो एक डॉग के साथ गलत काम किया हो, गाय के साथ में गलत काम किया हो या एक बकरी के साथ में गलत काम किया हो। सो जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक बकरी को गैर समाज, मतलब एक पूरे मॉब पकड़कर जिंदा उसका गला तोड़ के फाड़ के फेंक रहे हैं और नाच रहे हैं एंड एवरीथिंग, और कि अगर उसको समझाने जाओ तो आप गलत हो। दूसरा, आप अगर सपोज कोई डॉग, अगर एक कॉलोनी में बहुत सारे डॉग्स आ गए और मीटिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि डॉग्स एक फीमेल डॉग के पीछे बहुत सारे लगते हैं, सो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कुत्ते चिल्लाते हैं, डॉग्स बहुत जाते हैं, छोटे बच्चे घूमना तकलीफ हो जाता है एंड ऑल। सो वहां पर अगर सपोज वो एक डॉग को, जहाँ पे मीटिंग हो रही है और उनका अलग नेचर ने बनाया रखा है, वहां पे लकड़ी लेके वो जो 2 डॉग्स है फीमेल मेल, उसको मार दिया जाएगा और वो दोनों वो मीटिंग पोजीशन में ही है और वो पूरे मरने की हालत में उन्होंने मार दिया है, और अगर सपोज आप उनके लिए आवाज उठाओ तो आप गलत हो या सही हो? ऑफ कोर्स आप सही हो। लेकिन मैं गलत हूँ उन लोगों के हिसाब से जिन लोगों के लिए मैं सर्किट हूँ, क्योंकि उस समय मैं उनकी आवाज बनता हूँ। मैं कभी मेरे लिए नहीं झगड़ा। मैंने जिंदगी में इतने तकलीफ देखे हैं, 7 टाइम्स ऑफ सुसाइड इज लेस फॉर दैट, पर मैंने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाया। मैंने आवाज उठाया सिर्फ उनके लिए, और वहां मैं गलत हो गया। जब मैं प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन निकालने जाता हूँ तो फिर मैं गलत हूँ, तो मैं हिटलर हूँ। और मैं खुश हूँ वो सर्किट सोच के या हिटलर सोच के, क्योंकि वो सर्किट और हिटलर उस समय में काम कर देता है। और मैंने उन जानवरों के लिए जो लड़ा हूँ, जो उनके लिए न्याय लाने के लिए मैं निकला हूँ, उसके लिए आप बुरे हो। तो मैं खुश हूँ सर्किट सोचकर, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि कहीं जाके कोई बोलता है ना कि वो प्यार फाउंडेशन में वो देवेंद्र है वहां पर, वो तो इतना बुरा इंसान है, उसको बात करने का तरीका नहीं है, वो तो चिड़चिड़ करता है, दरवाजे से हकाल देता है, बस चिल्लाने का काम होता है। तो मैं उसको बता कि जितना बताना कम है, मैं उससे ज्यादा हूँ, मैं उससे ज्यादा हूँ। तो मैं समझा देता हूँ कि हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत चिढ़ता हूँ, मैं बहुत झगड़ता हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ। मेरे सामने अगर कोई जानवर को कुछ करते हुए दिख रहा है तो फिर मैं पशुपतिनाथ नहीं हूँ, फिर मैं भैरवनाथ उनके लिए। काउंटर पार्ट लोगों को ये नहीं दिखता है कि देखो, मैं बताता नहीं हूँ, मेरे कारण 40 घर चल रहे हैं, मेरे कारण नहीं, भगवान के कारण 40 घर चल रहे हैं। 40 घर में एक फैमिली में अगर 5 लोग होंगे तो आप सोचो 40 गुना 5, उतने पूरे के पूरे ये गाय चला रही है, ये डॉग्स चला रहे हैं। कई सारे बच्चे मेरे कारण पढ़ रहे हैं, उनका पूरा साल का पैसा मैं भरता हूँ। ये मेरे पैसे हैं, इन लोगों का डोनेशन वाला नहीं, ये मेरे पैसे जो मैंने कमाए हैं। मैं कई सारे ऑपरेशंस में कैंसर पेशेंट्स को मैं डील करता हूँ, जहाँ पे मैं उनका पैसा भरता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सो द काउंटर पार्टीज, ये लोगों को दिखेगा नहीं और मैं बताता भी नहीं, लेकिन जो दिखता है और वो सच है कि मैं पशुपतिनाथ नहीं बनता, उस समय भैरवनाथ बनता हूँ, और ऐसा भैरवनाथ बनता हूँ कि सामने वाले को पूरा फिर मैं गायब कर देता हूँ। जैसा दिसते तैसा नसते, जैसा दिसते तैसा नसते, एग्जैक्टली। मैं उस समय में वैसा नहीं रहता, तो मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कबूल करता हूँ। मैं जितना लोग बोलेंगे मैं बुरा हूँ, उससे ज्यादा भयानक बुरा हूँ अगर मेरे सामने कोई जानवर को तकलीफ दे रहा हो तो। अभी कुछ टाइम पहले सर मैंने एक रील देखी थी जहां पर एक लड़के ने ना एक डॉग को उठा के गोल गोल घुमा के सामने पानी में एक तालाब में डाल दिया था। तो उसके पीछे शायद काफी सारे हंगामे हुए थे और पूरा प्यार फाउंडेशन जो है वो पुलिस स्टेशन गया था। तो सर इसके पीछे पुलिस का क्या रोल रहता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि वो क्या करता है, सबसे पहले उनका क्या टेक रहता है? ये तो कुत्ता है, इसको घुमा के फेंका है ना, तुम्हारे घर का है, तुम्हारे घर लेके जाके पालो। अच्छा, ये कुत्ते को मारा ना, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुमको क्या जा रहा है? तेरे को उतना दुख हो रहा है तो घर में जाके रोना,
ये फीलिंग्स होती थी पहले। अच्छा, तो अभी चेंज हो गई है ये? मैं तो यूं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सर्किट सामने आ जाता है राइट। या वो हिटलर सामने आ जाता है फिर, Right. इसलिए आज भी ऐसे होते हैं क्योंकि मैंने वो गुस्सा सामने लाया है, या वो भैरवनाथ सामने आ जाते हैं, या वो जगत जननी सामने आ जाती है, तो वो जगदम्बा को देख के लोग डर जाते हैं। Right. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस वाले धमकी देते हैं कि कुत्ते को मारा है ना, चुपचाप अपने घर जाए तो तेरे को पीटेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, होते हैं लोग। पुलिस वाले उल्टा बोल देते हैं कि अगर आपको एफआईआर करना है तो अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक कुत्ता मुर्गी खा रहा था बाहर छोड़कर, मुर्गी अभी बाहर छूटे हुए थे, कुत्ता बाहर का ही था, ये लोग रोटी डालते थे सिर्फ। सो वो जाता था और एक आधी मुर्गी उठा के लेकर आता, वो लोग आके इनके साथ झगड़ते थे, तो लिटरली बोलते थे देखो ये कुत्ता रास्ते का है, हम लोग सिर्फ रोटी देते हैं क्योंकि वो भूखा रहता है, और अगर मैं पेट भर के दूं तो शायद उस दिन वो ये नहीं, जिस दिन मैं नहीं थी उस दिन इसने आके मुर्गी पकड़ा, मैं कबूल करती हूँ क्योंकि उस दिन उसको खाना नहीं मिला, शायद आप भी डाले होते तो ये शायद नहीं खाता था। उन लोगों ने उनके घर में घुस के वो कुत्ते के गले में फांसा डाला, वो सिंगल वुमेन थी, लेडी थी, उनके घर में कोई नहीं था, फांसा डाला, उसको घसीट घसीट के लेके गए और घसीट के लेके जाके लकड़ी से मार मार के मार डाला। मैं यहाँ नहीं था, तो मैं मुंबई में था, तो मैंने उनको बोला वो आंटी को कि आंटी आप एक काम करो, तुरंत जाइए और एक केस रजिस्टर करिए। वो आंटी बाकी मेंबर्स के साथ में गए और उन्होंने केस रजिस्टर करना शुरू बोला, तो वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि देखो ये कुत्ता उनकी मुर्गियां खाता था, इसका एफआईआर मैं आप पे डालूंगा, पहले ये कुत्ता आपने घर में क्यों नहीं पाला, इसका एफआईआर डालूंगा मैं तुम पर, ये कुत्ता अगर सपोज किसी इंसान को काटा तो इसका एफआईआर डालूंगा मैं तुम पर। वो लेडी डर गई, वो लेडी डर गई कि अगर इतने सारे एफआईआर डालूंगा तो मेरा घर वाला मेरे को क्या बोलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। दूसरा वो पुलिस वाले समझा रहे, देखो वो लड़का मतलब यंगस्टर है, एजुकेशन फील्ड में है, वो कोई जिम में ट्रेनर समथिंग था, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो तुम्हें एक ही केस डालोगे उसके ऊपर कि उसने कुत्ते को मार डाला, या हम लोग तो तुम पे 3-3 केस डलवाते, ऐसा डरा देते हैं। मेरे को डरा के दिखा दो, बट दैट इज नॉट राइट ना। पर एज पर रूल्स पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको तो सबसे पहले वो लड़के पे एफआईआर करना चाहिए। देखो अगर मैं एजुकेशन फील्ड देख के चलो तो मैं लड़के को समझा दूं कि ये बात गलत है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोगों को नगर परिषद में बताना चाहिए था, पुलिस वालों को कंप्लेंट करना चाहिए था कि ऐसे सब चीज हो रही करके, पुलिस वालों को दोनों को बुलाना चाहिए और समझाना चाहिए। अगर उसके बाद में कुछ होता है तो फिर नगर परिषद को इन्वॉल्व होना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, या कोई एक रेस्क्यू शेल्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, और क्या माध्यम रहेगा उसको बचाने का ये देखना चाहिए। मुर्गी भी बचे, कुत्ता भी बचे, दोनों लोगों को भी तकलीफ ना हो। अब बताओ पुलिस की रोल क्या थी। अच्छा एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा। मैं गया था एक बार, एक कुत्ते को काफी लोगों ने मार डाला था और मैं गया था पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए। सो लिटरली 2 घंटा 3 घंटा मैं वहां पे खड़ा था, उन्होंने मेरा एफआईआर नहीं लिया। मतलब मैं गया था शाम के 7 बजे, अराउंड 10 बजे तो मेरा एफआईआर नहीं लिया। फिर 10 बजे मैं चिढ़ गया, 10 बजे मैं जब चिढ़ गया था तो मुझे पुलिस वाला बोलते तो जा मेरे सीनियर से, तो किसी से कंप्लेंट कर, मैं एफआईआर नहीं लूंगा। 10-15 मिनट में तो उसको एफआईआर लेना पड़ा, क्योंकि फिर मैं मेरे इस पे आ गया था। उसके बाद में मैंने करीबन 15 दिन वो पुलिस थाने के गोल गोल चक्कर काटे, पर वो जो इंसान ने मारा वो एक बार भी वहां पर नहीं आया, ना उसको बुलाया गया, ना उसको पकड़ा गया, ना कुछ, बस एफआईआर हुआ है सो एफआईआर हुआ। 15 दिन मैं घुमा, सो अब मैं एफआईआर नहीं करता हूँ, अब डायरेक्ट चले जाता हूँ। अब मैं ना एफआईआर करता हूँ ना डायरेक्ट जाता हूँ, अब मैं सर्किट हूँ, अब मैं हिटलर हूँ। अच्छा, आप समझ गए। अगर एनिमल्स बोल सकते तो वो आपको क्या बोलते थे? फनी या ऐसी कोई क्यूट स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, कि ये बताना चाहिए कि मेरे साथ ये कैसा फनी इंसिडेंट हुआ रेस्क्यू करते समय या शेल्टर पे या कभी खाना देते समय, कुछ करते समय, तो ऐसा कुछ आप शेयर इसके लिए करना मैं चाहते आपको हैं? बोलूंगा कि आप शेल्टर आप हंस के जाओगे। एवरी एनिमल इज ए फनी कैरेक्टर, एवरी एनिमल इज ए फनी कैरेक्टर। मतलब आप ऐसे हंस के पागल हो जाओगे कि पूछो मत। आपको लगता है कि गाय एकदम प्यारी सी भोली भाली सी रहती है, ऐसा कभी नहीं है। सबसे बदमाश बच्चे हो मेरे, सबसे बदमाश। मैं अगर बोलूंगा ना, क्लासिफाई करूंगा कि डॉग्स, कैट्स, गाय, बकरी, चिड़िया है, सबसे बदमाश मेरे गाय है, सबसे बदमाश। इतने नटखट पूछो मत। फिर आते बिल्लियां, फिर आते फिर ये डॉग्स एंड ऑल एंड ऑल। आप हंस के पागल हो जाओगे। ऐसा एक इंसिडेंट तो नहीं बोल पाऊंगा। चलिए देवन जी, अब थोड़ी सी मस्ती करते हैं, एक छोटा सा रैपिड राउंड खेलते हैं। डॉग्स या कैट? बोथ। एनिमल्स अगर बोल सकते तो वो आपको किस नाम से बोलते थे? मेरा बाप। ऐसा कोई एनिमल जो आपके शेल्टर में है
जिसको देख के ही आपको स्माइल आ जाती है, ऐसा कोई फनी कैरेक्टर है वहां पे? अब हंसोगे, मैं जैसे शेल्टर पे जाता हूँ ना, सबके चेहरे ऐसे रहते हैं कि मतलब मानो कि कि बाप रे इतने सारे लोग मिलने खड़े हैं। तो सर ऐसे कोई इंस्पायरिंग आप बोले या ऐसी कोई स्टोरी कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते? रेस्क्यू तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे किए कि जो मेमोरेबल है, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा बताऊंगा कि माय मॉम वाज डिटेक्टेड विद कैंसर एंड सब लोगों का ऐसा कहना था कि इतना सारा कर रहा है और फिर भी मम्मी को कैंसर टाइप में हुआ करके। इट वाज एन ओवेरियन कैंसर। सो यार मेडिकल में रहने के बाद मुझे उतना नहीं लगता वो सब चीजें, बट आई वाज, लेकिन कैंसर एक्चुअली ना, तो सब लोगों का ये कहना था कि ये इंसान की मम्मी को कैंसर हो गया, ये गौशाला में गायों के पीछे लगा हुआ है, कुत्ते के पीछे लगा हुआ है, बिल्ली के पीछे लगा हुआ है। द डे माय मॉम वाज हैविंग ऑपरेशन, मैं शेल्टर पे था और सब लोगों का यही कहना था कि कैंसर है, ये माँ को छोड़कर गाय के पीछे लगा हुआ है, गाय के पीछे लगा हुआ है। तो मम्मी का ऑपरेशन हो गया था, डॉक्टर बाहर आए और आके उन्होंने पहला चीज क्या बोला पता है क्या, कि इतने सारे मैंने ऑपरेशंस किए हैं और इतने सारे ऑपरेशंस में इतनी मेलेगेंसी निकलती थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया जिसमें इतना बड़ा ट्यूमर और ये नॉन मेलिगेंट है, ना इनको कीमो की जरूरत है ना कुछ। तो ये सब उसकी माया है। ऑफ कोर्स। और क्या चाहिए, टचवुड और क्या चाहिए ना, और क्या चाहिए, इतने शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी गुड। उनको कभी पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन हुआ या उनको ऐसा कुछ हुआ। शी इज वेरी नॉर्मल। और ये सब किसकी बदौलत? टचवुड ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा कभी ऐसा ही होता है। शेल्टर पे आकर जो ये गायों की सेवा करता है, जो डॉग्स की सेवा करता है, जो कैट्स की सेवा करता है ना, एक रोटी भी दे ना, रोटी भी ना दे, आके अगर वैसे से हाथ भी घुमा लेना उनके ऊपर में से, वो बैठा वाला उनके पूरे दुख गायब कर दे, लिखी हुई पूरी पलटा दे। वो ताकत है, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें आज सुनने मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आपकी बैक स्टोरी क्या थी, कैसे एनजीओ 7 साल से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा, और इतनी सारी और फनी स्टोरीज और कुछ सीक्रेट्स भी हमने आज देवेंद्र सर के जाने यहाँ पर। तो देवेंद्र सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब मैं कई समय के बाद मैं बाहर आया हूँ। मैं यूजुअली आता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये देखो, जब हम लोग कॉल करते हैं ये कॉल उठाता नहीं है, या ऐसा होता है बहुत बार निकल के, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हाथ पूरे खून से लगे हुए, या कहीं कोई पॉटी उठा रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई छोटे छोटे चिड़िया को फीड्स कर रहा है, तो हम लोग फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में लोगों को लगता है कि यार ये लोग शेल्टर चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता है गवर्नमेंट का कैसा पैसा खा के बैठे हुए हैं, ये लोग मस्त रहते हैं अच्छे से वो शेल्टर के नाम से, पर ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देता है, जो देता है वो आप लोग देते हैं, इसलिए कर पाते हैं। दूसरा चीज ऐसा है कि कि हम लोग वो जानवरों की सेवा के लिए बैठे हैं वहां पर। सो कभी भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा एटीट्यूड गलत है, या हम लोग कुछ गलत बोल दिए हैं, या हमारा नेचर खराब है, या कि हम लोग अवेलेबल नहीं है या कॉल नहीं उठा रहे, तो हम लोग कहीं ना कहीं बिजी है। जैसे सिंपल, मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन था, मैं गायों के पीछे था। लोगों का थिंकिंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे पशु रक्षण सदैव तत्पर इसी पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं भी आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूट, सिर्फ आपको वहां जाना है, सिर्फ जाके वहां पर 2 मिनट बिताने हैं और आपको वहां पे देखना है कि कैसे वहां के एनिमल्स रह रहे हैं, किस जन्नत में, मैं तो बोलूंगा कि किस जन्नत में रह रहे हैं। थैंक यू देवेंद्र जी, आप आपकी पर्सनल लाइफ और शेल्टर लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। शेल्टर लाइफ शुरू होने के बाद में देयर इज नो पर्सनल लाइफ। अगर आपने अपने पर्सनल लाइफ की तरफ देखा तो सबसे पहले लोगों का सवाल आता है कि हमारा डोनेशन यूज कर रहा है, हमारा पैसा घर लेके जा रहा है, चावल की बोरी कहीं घर पे तो नहीं डाल रहा है। ये सब चीजों के लिए ना मैंने इसलिए घर ही छोड़ दिया, ना मैं घर पे रहता हूँ, ना मैं घर पे ध्यान देता हूँ। तो उस तरह से लोग बोलते हैं कि ये माँ बाप का ध्यान नहीं देता है, घर की तरफ ध्यान नहीं देता है, माँ बाप का पाप लगेगा इसको। यहाँ से अगर वहां देखे तो लोग बोलते हैं कि देखो ये घर पे सब कुछ करेगा। तो पीपल का माइंडसेट है। पर्सनल लाइफ फॉर मी इज कि मैं जब गाय के पास रहता हूँ, या मैं डॉग के पास रहता हूँ, या एक ऐसा पशु जो अब बस मरने वाला है और वो मेरे गोद में आखिरी सांस लेता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चा मेरे गोद में है और शायद मैं इसको आखिरी का समय दे दूं। यही पर्सनल लाइफ मेरे पास बच गया। बस मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं कहीं रिग्रेट कर नहीं पाता हूँ। अगर मैं बाहर किसी को दिख गया तो लोगों का पहला सवाल आता है, यार ये तो फोन नहीं उठाते, ये बाहर कैसे आ गया, ये बाहर दिख कैसे गया। एंड वेरी लेस होता है ऐसा
कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल से अगर जाना रहा तो बाहर निकलता हूँ, अदरवाइज मेरा 24/7 शेल्टर पे ही रहता है। मतलब आपके लिए इधर कुआं है और इधर खाई है। बस, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो सर्कल है, जो आप लोग हैं, यही मेरे सपोर्ट है। और सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी वो माँ। बिल्कुल, वो तो हमेशा रहेगा, टचवुड। सो पर्सनल लाइफ में आप बोलोगे तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, और मैं जो थोड़ा बहुत समय निकालता हूँ खुद के लिए, वो ये पशुओं से ही निकल जाता है बस। सर, पशुपतिनाथ बोलते हैं, तो पशु पत्नी ढूंढ ली है कि ढूंढना बाकी है? उसके बारे में क्या ख्याल है? ढूंढ के रखा हो, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी है कि मैंने जो अपना लाइफ डेडिकेट किया है, वहां पे अगर सपोज मैं एक भी स्टेप मेरे तरफ लिया हूँ तो यहाँ पूरा रुक जाएगा, क्योंकि मेरे आने वाले सालों में मेरे को जो करना है, मेरे को जो रिवोल्यूशन लाना है, जो बदलाव लाने हैं, उसमें अगर मैंने मेरी तरफ ध्यान दिया तो समझ जाना मैं इस तरफ नहीं ध्यान दूंगा। लोगों का ऐसा भी कहना रहता है कि शायद तुम इतना कर रहे हो तो कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो सेम थिंकिंग का, सेम थॉट्स का मिले। लेकिन कितना भी सेम थॉट्स का मिले या सेम रहन सहन रहे, तो आपस में ध्यान देना जरूरी रहेगा। मैं उतना भी टाइम ये पशुओं को देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम मैं मेरे पार्टनर के लिए दूं, उतना टाइम मैं मेरे बच्चों के लिए दे दूं। एंड टच वुड, जो मेरे पार्टनर है या जो मेरे पशुपतिनाथ है या जो भी है, बहुत अच्छे है कि मेरा पूरा 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 सपोर्ट उन पे चलता है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट के थ्रू हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि क्या हुआ अगर जानवर बोल नहीं सकते हैं तो हम उनकी आवाज बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, या प्रशासन हो गया या पुलिस हो गया या जितने भी हम लोग हैं, हम एक साथ इनकी आवाज बने, इनके लिए आवाज उठाएं। अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है तो वहाँ आवाज उठाएं। आप पुलिस में कंप्लेंट करें या आप सीधा एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके आसपास में कोई भी जानवर के ऊपर अत्याचार हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है कि जो जानवर का नहीं होना चाहिए, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूट एक बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है इनके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसमें आगे बढ़ें और हमारा साथ दें। तो ये थी हमारी आज की गपशप श्री देवन जी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए गपशप विद निखिल, पावर्ड बाय देवयानी। आई एम निखिल आसवानी, साइनिंग ऑफ।